सो फ्रेंड्स, स्टॉक्स वर्सेस रियल एस्टेट एक बहुत ही पुरानी डिबेट है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि कुछ लोगों की इंक्लिनेशन होती है स्पेसिफिक एसेट क्लास की तरफ। तो ऐसे लोग भी हैं जो जिनके पोर्टफोलियो में कंप्लीटली रियल एस्टेट होती है और वो उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी पोर्टफोलियो के अंदर रियल एस्टेट का कंपोनेंट बहुत ही कम होता है और उसके अंदर भी वो फ़ायदा उठाते हैं। तो जो जनरल पब्लिक है उसके लिए दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है और आप किस तरह से कितने पैसे बना सकते हैं रियल एस्टेट में या स्टॉक्स के अंदर, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। मैं इस वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट कोई 10 के करीब आपको प्रोज एंड कॉन्स बिटवीन स्टॉक्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग बताऊंगा। और मैं क्योंकि यूएई में रहता हूं, दुबई बेस्ड हूं, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा उस एंगल से भी देख रहा हूँ। बट इन एनी केस आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं कहीं से भी दुनिया में, तो आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव मिल सकता है बिटवीन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स वर्सेज रियल एस्टेट। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो बिफोर गोइंग इनटू दिस, अगर आप मेरे चैनल पे नए इस वक्त पहली दफ़ा आए हैं तो आपको मैं बता दूं कि मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इमिग्रेशन, रीलोकेशन और इस तरह के और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूं, पॉडकास्ट भी करता हूं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ कर दें। मेरा एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी है जिसको मैं खुद मॉडरेट करता हूं और उसके अंदर ऑलमोस्ट 550 लोग अब तक आ चुके हैं। एक व्हाट्सएप कम्युनिटी, पेड व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अंदर डिफरेंट किस्म की हम बात करते हैं, बल्कि उसमें मैं अभी सोच रहा था कुछ अरसे बाद कुछ वन ऑन वन सेशंस भी करेंगे थ्रू दैट व्हाट्सएप कम्युनिटी। अगर आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा न्यूज़लेटर भी है, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्ट्रेट गोइंग इनटू द डिबेट स्टॉक्स वर्सेस रियल एस्टेट के अंदर, तो पहला पॉइंट जो मुझे समझ में आता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आप कितनी जल्दी अपने पोर्टफोलियो को लिक्विडेट कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, या अगर लॉस हो रहा है तो उसको लॉस बियर कर सकते हैं। सो लिक्विडिटी के अंदर देखें तो आपके पास ऑफ कोर्स स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑप्शन कभी भी है कि आप अपने स्टॉक्स को लिक्विडेट कर सकें, सेल आउट कर सकें, डिस्पोज ऑफ कर सकें, और चाहे कोई भी आपकी पोजीशन हो, चाहे जितना भी लॉस हो रहा हो, चाहे जितना भी प्रॉफिट हो रहा हो, आप उसको बुक कर सकते हैं। एट द सेम टाइम रियल एस्टेट के अंदर ये ऑप्शन नहीं होता। इनफैक्ट मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ पर यूएई के पर्सपेक्टिव से भी वीडियोस बनाता हूँ, तो यहाँ पर 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आपको यूएई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है थ्रू क्राउड फंडेड ऑप्शंस, और उसके अंदर कम से कम पैसों के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपना एक्सपोजर ले सकते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं, और नॉर्मल रियल एस्टेट के अंदर भी, कि आप आराम से उसको सेल ऑफ नहीं कर सकते। सो रियल एस्टेट के अंदर आप ईजिली सेल ऑफ नहीं कर सकते, यानी कि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है रियल एस्टेट का। जबकि स्टॉक्स इंस्टेंटली आप वीकडेज के अंदर जब भी चाहें, जब भी मार्केट ओपन हो, आप उसको आराम से लिक्विडेट कर सकते हैं। तो ये तो अपनी जगह पर है, आप इसको किसी भी तरह से चैलेंज नहीं कर सकते। इस केस के अंदर आपकी कितनी भी वर्थ हो जाए रियल एस्टेट के अंदर, आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, आप उसको कभी भी लिक्विडेट ऐसे नहीं कर सकते। उसमें बहुत टाइम चाहिए होता है, कभी-कभी 3-3 महीने, 4-4 महीने लग जाते हैं, क्योंकि बायर्स के पास जाना होता है, बायर्स के अपने मसले होते हैं, मॉर्गेज की अप्रूवल्स आती हैं, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। एट द सेम टाइम लिक्विडिटी अगर आप स्टॉक्स में देखें, तो आज मैं चाहूँ अपना जितना भी पोर्टफोलियो है वो आराम से लिक्विडेट कर सकता हूँ, और उसको मैं अपने पास जो भी मुझे काम करना है मैं कर सकता हूँ। दूसरा पॉइंट आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट का। कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स स्टॉक्स के अंदर बहुत कम होती है। अगेन इसमें स्टॉक्स विन करते हैं, रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप स्टॉक्स को इवन एज लो एज $100, 100 दिरहम्स, पाकिस्तान की बात करें तो ₹5000, कहीं से भी किसी भी तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन इससे छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की बात करता हूँ अपने चैनल के ऊपर, चाहे सर्वा हो गया, माना हो गया, बराका हो गया, बल्कि इन चैनल्स को मैं सोच रहा था कि एक अलग वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म जो यूएई के अंदर हमें नज़र आते हैं, उसका मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस करूँ कि इन सब में क्या-क्या इश्यूज़ हैं और क्या-क्या लेट्स से क्या-क्या प्रोज़ हैं और क्या-क्या कॉन्स हैं। क्योंकि हर जो भी प्लेटफ़ॉर्म है उसके प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। कोई रीज़न ही होता है कि कोई आपको प्लेटफ़ॉर्म ज़ीरो ट्रेडिंग फ़ीस ऑफ़र कर रहा होता है, और कोई रीज़न होता है, कोई प्लेटफ़ॉर्म आपको $4 एक ट्रेड के लगा रहा होता है, आपको आपको जो फ़ीस है वो चार्ज कर रहा होता है, तो वो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो मैं सोच रहा था उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँ। हो सकता है मैंने, अगर ये वीडियो थोड़ा-सा लेट आई हो, तो हो सकता है वो वीडियो ऑलरेडी बना दी हो, कार्ड में आपको मिल जाएगी अगर बना दी होगी, और अगर नहीं बनाई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएँ अगर आपको इस तरह की वीडियो देखनी है। तो ऑफ कोर्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आपके पास ज़्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट एक्सपेंसिव होती है। यूएई की बात करें तो 1 मिलियन दिरहम, 500,000 दिरहम्स, 2 मिलियन दिरहम्स, 3, 4, 5,
यू नेम इट, आई मीन स्काई इज़ द लिमिट इन द यूएई। तो आपको 2 लाख 3 लाख दिरहम से लेकर एट 20 मिलियन 30 मिलियन दिरहम्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन 2 लाख दिरहम तो मिनिमम, 2 ढाई लाख दिरहम तो मिनिमम होता ही है, अगर छोटी से छोटी प्रॉपर्टी भी आप देखेंगे। सो इट इज़ अ सब्सटैंशियल अमाउंट। अगर आप मॉर्गेज करने भी जाते हैं तो 20% तो आपको डाउन पेमेंट करनी होती है। तो तब भी अगर आप 2 लाख दिरहम्स या ढाई लाख या लेट्स से 3 लाख दिरहम की कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो 3 लाख दिरहम के ऊपर 20% या 20% या 25% की बात करते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट कोई 40-50,000 दिरहम्स तो चाहिए ही चाहिए एज़ अ डाउन पेमेंट। तो जबकि स्टॉक्स के अंदर आपको एज़ आई सेड $100 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, 100 दिरहम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन मेजर डिफरेंस एज़ वेल वेयर ऑफ कोर्स स्टॉक्स विन। अब आते हैं एक और पॉइंट के ऊपर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर स्टॉक्स को अब आप इस तरह से ले लें कि लेट्स से मैंने कोई एक प्रॉपर्टी ली हो और उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आई हो, उस प्रॉपर्टी का व्यू ब्लॉक हो गया हो, उस प्रॉपर्टी के अंदर सामने कोई और बिल्डिंग आ गई हो जिसकी वजह से अब वहाँ पर वो ट्रैफिक जनरेट नहीं हो रही, और जो उससे सामने वाली बिल्डिंग आई है उसके अंदर ज़्यादा लोगों को पोटेंशियल नज़र आ रहा हो, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसके अंदर कोई इशू आ गया हो, डेवलपर अच्छा ना हो, तो उस प्रॉपर्टी के अंदर, वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के अंदर आपने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे और वो सारे के सारे पैसे आपके उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। स्टॉक्स के केस के अंदर भी आप ये गलती कर सकते हैं, अगर आप एक सिंगल इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी अच्छी कंपनी, आपके हिसाब से कोई अच्छी कंपनी होती है, लेट्स से 98 के अंदर किसी ने क्या सोचा होगा कि यार आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इंटेल के अंदर, तो इंटेल तो पता नहीं कहाँ जा रही है, आजकल का जो एनवीडिया है उसी तरह का इंटेल उस टाइम का होता था, तो उसका जो हाल था वो आपने देखा कि इंटेल के साथ क्या हुआ। तो आपने अच्छी कंपनी समझ के इन्वेस्ट किया, लेकिन उसके साथ कोई इतना अच्छा हाल नहीं हुआ। इसी तरह से आप अच्छी प्रॉपर्टी समझ के किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसका भी कोई ज़रूरी नहीं कि अच्छा सिचुएशन हो, बुरी सिचुएशन भी हो सकती है। बट डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टॉक्स में बहुत ईज़िली डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से ले लें कि आज अगर आप चाहते हैं कि लेट्स से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपको पता है कि लेट्स से मैं एप्पल के अंदर शायद 4 लाख दिरहम एकदम से इन्वेस्ट ना करूँ, लेकिन एक प्रॉपर्टी के अंदर शायद 4 लाख दिरहम बहुत ईज़िली इन्वेस्ट कर दूँ। जब मैं 4 लाख दिरहम इन्वेस्ट करने जा रहा हूँगा, तो 4 लाख दिरहम मेरे लिए ईज़ी होंगे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना थ्रू मॉर्गेज या किसी भी और मीन्स के, लेकिन वो मेरा एक अगेन कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनेगा, डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगी उसमें। जबकि अगर मैं स्टॉक्स के अंदर चाहूँगा, तो 4 लाख दिरहम जब मैं एप्पल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत ईज़िली ऑप्शन होगा कि मैं माइक्रोसॉफ्ट में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं अमेज़न में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं गूगल में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ब्लैकबेरी की गलती से नाम आ गया, ब्लैकबेरी तो बहुत ही बुरे सिचुएशन में है। मैं और किसी चीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, प्लस मैं ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जो कि कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड हो सकते हैं, चाहे वो यूएस के ईटीएफ हों, चाहे वो वर्ल्ड ईटीएफ हो, कोई किसी भी किस्म का ईटीएफ होगा, मैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक्स अगेन व्हेन रियल एस्टेट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन के अंदर प्रॉब्लम होती है, बट अगेन रियल एस्टेट के अंदर अब जो डाइवर्सिफिकेशन के ऑप्शन आ गए हैं, जिसके अंदर क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने इससे पहले भी बात की थी, जिसमें स्टेक, स्मार्ट क्राउड और प्रिप्को ब्लॉक, इस तरह के जो ऑप्शंस हैं उसके थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो सकता है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जा सकते हैं आप, और उसका आप रेंटल भी ले सकते हैं। अगर इन तीनों में प्लेटफॉर्म्स में आपको इन्वेस्ट करना है, तो मेरा रेफरल कोड नीचे दिया हुआ है, उसको यूज़ करके पहला अकाउंट खोलेंगे, तो समवेयर बिटवीन 150 दिरहम्स टू 250 दिरहम्स आपको रेफरल बोनस मिल सकता है। सो डाइवर्सिफिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट, बट अगेन रियल एस्टेट इज़ लैगिंग बिहाइंड इन डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं स्टॉक्स वर्सेस रियल एस्टेट के अंदर रियल एस्टेट की तरफ नहीं हूँ, इंक्लिनेशन नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। अभी आगे कुछ पॉइंट्स आएँगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि रियल एस्टेट के अंदर भी आपको फ़ायदे होते हैं, और स्टॉक्स उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है अगर आपकी साइकोलॉजी उस तरह की नहीं है। तो ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन के बाद आते हैं पैसिव वर्सेस एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। पैसिव वर्सेस एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, मेरी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और मुझे पता है कि उनको किस तरह से मैनेज करना पड़ता है। कभी-कभी मुझको जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हैं उनको हायर करना पड़ता है, मैं खुद नहीं कर पाता उनको मैनेज। तो उसके लिए ऑफ कोर्स ये थोड़ा बहुत एक्टिव काम आ जाता है। सो स्टॉक्स के केस के अंदर अगर आप खुद इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको लाज़मी उनमें थोड़ा बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कंप्लीटली पैसिवली उसके अंदर इन्वेस्ट करना है, आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है। अगर आप ब्रॉड मार्केट ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना कि आपको कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, आप डायरेक्टली ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन उसके अंदर मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। मैं सर्वा जो नए लोग होते हैं उनको सर्वा का ऑप्शन देता हूँ कि सर्वा ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको रोबो इन्वेस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म के
कंडीशन लेके चलनी है और उसके थ्रू इन्वेस्ट करना है। और मैंने एक कोर्स भी डिलीवर किया था कुछ अर्से पहले, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उसके अंदर भी हम यही बात करते हैं कि किस तरह से आप, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स। तो पैसिव वर्सेस एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में मैं कहूँगा कि स्टॉक्स ज़्यादा बेहतर होते हैं कंपैरेटिवली, बट अगर आपने स्टॉक्स पिकिंग शुरू कर दी तो वो अगेन वो एक्टिव काम बन जाता है। इसी तरह से रियल एस्टेट के अंदर अगर आपने एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ली है, तो फिर वो तो लाज़मी आपको एक्टिव होती है। तो मैं रियल एस्टेट को अगर आप रेंटल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये फिर भी एक्टिवली मैनेज हो रही होगी। और अगर आप स्टॉक्स को लेंगे तो स्टॉक्स इन बोथ केसेस, मैं इसको सर्कल यहाँ पर बनाऊंगा। सर्कल का मतलब ये है कि ये आप किस तरह से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स ले रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्टिवली काम करना पड़ेगा, और अगर आप इसके अंदर ईटीएफ्स या इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी पैसिव हो जाता है। तो पैसिव वर्सेस एक्टिव में ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि रेंटल इनकम मेरे ख्याल से कंप्लीटली पैसिव नहीं होती, उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। इसी तरह से आप अक्सर लोगों से सुनते हैं कि ये भाई हमारे एसेट्स हैं और ये इनकम जनरेटिंग एसेट्स हैं। सो इनकम जनरेशन के अंदर ऑफ कोर्स जो रियल एस्टेट है, नो डाउट इसके अंदर आपको रेंटल मिलता है, इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन मिलती है। कैपिटल एप्रिसिएशन को साइड में रखते हैं, सिर्फ रेंटल की बात करते हैं, तो रेंटल तो ऑफ कोर्स आपको जब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलता है। स्टॉक्स के केस के अंदर आपको डिविडेंड्स मिलते हैं। वो भी हर स्टॉक नहीं दे रहा होता, कुछ स्टॉक्स आपको डिविडेंड दे रहे होते हैं, कुछ नहीं दे रहे होते, कुछ आपको कैपिटल एप्रिसिएशन की तरफ लेके जा रहे होते हैं। सो इस केस के अंदर मैं ये कहूँगा कि इनकम और अगर जो स्टॉक्स आपको जो डिविडेंड्स दे भी रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको उस परसेंटेज से नहीं मिल रहे होते जिस परसेंटेज से आपको रेंटल मिल रहा होता है। अगर रेंटल आपका 7% मिल रहा है दुबई में रहते हुए, अगर आपको 7 to 8% कहीं कहीं मिल रहा है, हार्डली कोई स्टॉक ऐसा होगा कि जो आपको 7 to 8% कंसिस्टेंट डिविडेंड दे रहा हो। तो ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से लोग, और फिर उसके अंदर ये भी नहीं, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी ली है तो आपको पता है कि एक अच्छी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर आपको रेंटल कम हो सकता है लेकिन रेंटल तो मिलता रहेगा। लेकिन स्टॉक्स के अंदर अच्छी से अच्छी कंपनी के साथ भी बुरा हो सकता है। सो यहाँ पर आप इनकम जनरेशन के अंदर, मैं रियल एस्टेट को पूरे पॉइंट दूंगा, स्टॉक्स को में भी इनकम जनरेशन होती है, बट उसके अंदर ज़्यादा लोग जो देख रहे होते हैं वो कैपिटल एप्रिसिएशन को देख रहे होते हैं और इनकम जनरेशन को भी देख रहे होते हैं, लेकिन इनकम जनरेशन की परसेंटेज उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की रियल एस्टेट के अंदर होती है। ओवरऑल अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से साइड बाय साइड आप रख सकते हैं, स्टॉक्स ऊपर ही जाते हैं, बट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इनकम जनरेशन की, एवरी मंथ जो आपको पैसे मिल रहे हैं उसके अंदर आई बिलीव रियल एस्टेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ज़्यादा बेहतर है। अब आते हैं वॉलेटिलिटी रिस्क के ऊपर। अच्छा, वॉलेटिलिटी रिस्क जो है बेसिकली ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें ना, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ में हाथ डाल रहे हैं। वॉलेटिलिटी का मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इवन 5% पोर्टफोलियो डाउन होता है और परेशान हो जाते हैं स्टॉक्स का कि, और ज़्यादा पैसे भी नहीं होते। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो $10,000 या $5,000 अगर इन्वेस्टेड हैं और 5% नीचे चला गया, तो $500 नीचे चले गए या $1,000 नीचे चले गए, उस पर परेशान हो जाते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ लेट्स से 2-3 मंथ्स। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि स्टॉक्स के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने पोर्टफोलियो में अगर 20% का डिप देखते हुए आपका हार्ट अटैक आ सकता है, तो फिर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी वॉलेटाइल होती हैं। अभी हमने ट्रंप के केस में भी देखा, जब ट्रंप ने सैंक्शंस की बात की और ट्रेड वॉर की बात की, इसमें मैंने अलग से वीडियो भी बनाई थी, उसकी बात की, तो हमने देखा कि किस तरह से स्टॉक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 10% तक नीचे चले गए थे ग्लोबली। यूएस के स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम वापस भी आना शुरू हो गए हैं उसके बाद। तो इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव और किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं रिस्क को। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि वॉलेटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो जो पैसे आपको अगले 10 साल तक परेशानी नहीं देंगे, अगर कम हो जाते हैं परसेंटेज में, नीचे चले जाते हैं, थोड़ा-सा उनकी वैल्यू थोड़ी-सी कम हो जाती है, तो उन पैसों को ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और हमेशा इंडिविजुअल कंपनीज़ के अंदर ना जाएँ। अगर आप स्टार्ट करें खुद से, आप ईटीएफ्स ले लें, आप रोबो इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म जैसे सर्वा की बात की मैंने वो ले लें, या फिर आप इंडेक्स फंड्स की तरफ चले जाएँ। इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर जाना थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है नए इन्वेस्टर्स के लिए। सो वॉलेटिलिटी रिस्क की बात करें तो रियल एस्टेट इसके अंदर विन करता है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे, किसी भी सिनेरियो में देखेंगे, ये नहीं हो सकता कि आपकी प्रॉपर्टी की प्राइसेज़ एकदम से 50% नीचे चली जाएँ। स्टॉक्स के अंदर ये हो सकता है, 1 दिन के अंदर हो सकता है।
रियल एस्टेट में कभी भी एक दिन के अंदर आपकी प्राइसेस 50% नीचे नहीं जाएँगी, आपको बेचने में मुश्किल हो सकता है, लेकिन स्टॉक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। सो वॉलेटिलिटी के अंदर अगर आप इस माइंडसेट के नहीं है कि आप हैंडल कर सकें इस तरह की चीज़, तो बिल्कुल भी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नंबर 7 पॉइंट के ऊपर आता है हमारा लेवरेज। नाउ लेवरेज इज़ समथिंग पहले उसको समझना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये चार्ली मगर ने बोला था या वॉरेन बफे ने बोला था, किसी एक ने बोला था कि लेडीज़, लिक्कर एंड लेवरेज, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छे से अच्छे सेन आदमी को भी ब्रोक कर सकती हैं। तो इस चीज़ में लेडीज़ और लिकर तो एक अलग चीज़ है, लेकिन लेवरेज एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अच्छा, लेवरेज का मतलब ये होता है कि आप अपने पैसों से ज़्यादा किसी चीज़ के अंदर जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको वो पैसे बैंक दे रहा हो या कोई और इंस्टीट्यूट आपको पैसे वो दे रहा हो। हमने ये देखा है कि लेवरेज जो मिलती है प्रॉपर्टीज़ के अंदर, बहुत अच्छी लेवरेज मिल जाती है। लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ 20% के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसे लगाते हैं और बाकी के पैसे बैंक्स से ले लेते हैं और 80% आपका बैंक आपको फाइनेंस कर रहा होता है। इन बहुत सारे केसेस के अंदर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर 5 टू 10% के ऊपर भी आपको बैंक मॉर्गेज कर देता है। लेट्स से आपकी तरफ से 5% या 10% आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट होगी और बैंक आपको 90% के करीब आपको फाइनेंस कर देगा। तो ये होता है लेवरेज। यही चीज़ अच्छा, इससे फ़ायदा भी होता है, इससे नुकसान भी हो सकता है। फ़ायदा ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आज मैं कोई प्रॉपर्टी ले रहा हूँ जो कि फ़र्ज़ करें 1 मिलियन दिरहम की है और मैंने उसको मॉर्गेज कर लिया। मॉर्गेज करके जो मेरे उसकी जो कॉस्ट मैंने पे की, वो 20% पे की और 20% लेट्स से वो तो बनती है 2 लाख दिरहम। अब 2 साल बाद डाउन द लाइन, और मैंने 25 साल के लिए प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर ली थी। अब 2 साल बाद डाउन द लाइन वो प्रॉपर्टी 1 मिलियन से बढ़कर 1.2 मिलियन की हो जाती है, 1.4 मिलियन की हो जाती है, जितने की भी हो जाती है। मैंने तो उसमें सिर्फ़ 2 लाख दिरहम पे किए थे और उसके बाद जो भी मैंने उसकी इंस्टॉलमेंट थी वो पे की थी या उसकी जो एसोसिएटेड कॉस्ट थी वो पे की थी। लेकिन अब जब उसकी प्राइस बढ़ गई है, तो मेरा कैपिटल तो रिटर्न ऑन इक्विटी तो मेरा वही बनेगा ना जो मैंने अपने पैसे पे किए हैं, ना कि ये कि वो 1 पॉइंट पूरा 1 मिलियन दिरहम मेरा इक्विटी बनेगी, क्योंकि मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके 20% या उससे थोड़े से कम पैसे खर्च किए हैं उसके ऊपर। सो लेवरेज आपको मिलता है रियल एस्टेट के अंदर। सो यहाँ पर लेवरेज आपको मिल रहा है रियल एस्टेट में। स्टॉक्स के अंदर लेवरेज कर सकते हैं आप, बट इट इज़ वेरी रिस्की और आपको इतने लंबे टाइम के लिए कोई लेवरेज देगा भी नहीं। स्टॉक्स का लेवरेज आपको मिल जाएगा 10 दिन का, महीने का, मैक्सिमम 1 साल का कोई लेवरेज दे देगा। वैसे ट्रेडिंग के अंदर तो इतना नहीं मिलता, लेकिन शायद इतना कोई दे दे या पर्सनल लोन आप ले लेंगे। बट इससे ज़्यादा का लेवरेज नहीं होता कि अगर मुझे पता हो कि फ़र्ज़ करें कोविड के टाइम पर एमआर का स्टॉक 2 दिरहम का हो गया था, तो मेरे पास अगर मुझे पता था कि यार ये बहुत अच्छा स्टॉक्स है, बहुत अच्छा स्टॉक है, आगे जाके ऊपर जाएगा। तो मेरे पास पैसे होते, या मैं अगर बैंक के पास जाता, मैं कहता कि यार मुझे एमआर के स्टॉक चाहिए, आप मुझे 1 मिलियन दिरहम देते, मुझे कभी भी बैंक नहीं देता पैसे। वो मुझे अपने पैसे लगाने पड़ते या मुझे पर्सनल लोन लेना पड़ता। और आज वो एमआर का स्टॉक 14 दिरहम्स का हो गया है। तो 2 दिरहम्स का स्टॉक 14 दिरहम का हो गया, उसको मैंने लेवरेज उस तरह से नहीं किया, जिस तरह से मैं प्रॉपर्टी लेवरेज कर सकता था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि रियल एस्टेट में आपको मिलता है, एक्चुअल फिजिकल रियल एस्टेट के अंदर मिलता है, जो कि आपको लेवरेज प्रोवाइड करता है। जबकि स्टॉक्स के अंदर वो पॉइंट नहीं होता या बहुत ही बहुत लाइट सटल सा एक एस्पेक्ट होता है लेवरेज का। रियल एस्टेट के अंदर आपको बहुत बेहतर लेवरेज मिल जाता है। अच्छा, मैं इसको पढ़ रहा था जब मैं इस वीडियो की तैयारी कर रहा था, तो टैक्स ट्रीटमेंट की एक बात आ रही थी, जो कि मैंने कहा ऑल्दो कि हम तो यूएई में रहते हैं, तो हमें तो पर्सनल इनकम टैक्स नहीं देना, ना हमारी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कोई टैक्स लगता है, ना कोई कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। लेकिन टैक्स ट्रीटमेंट एक चीज़ होती है, जिसमें आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, अगर आप बाहर से देख रहे हैं ये वीडियो, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि टैक्स ट्रीटमेंट अगर आपकी मॉर्गेज लायबिलिटी है, तो उसमें आपको थोड़ा-सा प्रेफ़रेंस मिल सकती है। ये आप अपने टैक्स एडवाइज़र से पूछ सकते हैं कि कैसे आपको इसके अंदर फ़ायदा हो सकता है। स्टॉक्स के केस के अंदर कोई टैक्स ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलती, जितना आपका कैपिटल गेन्स होता है, उसी हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है, या जो भी डिविडेंड्स होते हैं, उसका टैक्स उसी तरह से होता है। रियल एस्टेट के केस में आपको टैक्स का फ़ायदा हो सकता है। किस तरह से हो सकता है, ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, बट इट इज़ देयर और यहाँ पर आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आते हैं नंबर 9th पॉइंट के ऊपर, और नंबर 9th पॉइंट है हमारा इन्फ्लेशन हेज। जो भी आपकी एसेट क्लासेस होती हैं या जो भी एसेट्स होते हैं, चाहे आप गोल्ड ले लें, चाहे सिल्वर ले लें, चाहे आप कोई रियल एस्टेट ले लें, कोई प्रॉपर्टी ले लें, कोई स्टॉक्स ले लें, कोई कंपनी ले लें, ये सारे के सारे आपको इन्फ्लेशन हेज तो देते ही देते हैं। बट रियल एस्टेट क्योंकि रियल होती है, नज़र आती है, तो उसके अंदर लोगों को लगता है कि शायद ये ज़्यादा बड़ी इन्फ्लेशन हेज है। लेकिन मैं अगर यूएई की प्रॉपर्टीज़ की मार्केट ज़रा देखूँ और उसके पास्ट जो रिटर्न्स है वो देखूँ, तो आपको ये बता दूँ कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो 10 साल के अंदर भी उन्होंने कोई एज़ सच एप्रिसिएशन नहीं ली। बहुत सारे रीज़न्स हैं।
इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में जिसके अंदर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलती। और बहुत सारे जब भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ रियल एस्टेट की, तो हम उसमें बात करते हैं कि क्यों ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा बेहतर, इट मेक्स सेंस। अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है तो इट मेक्स सेंस, अगर आप सही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। बल्कि बिनगाती की एक हमने अभी रिसेंटली एक प्रॉपर्टी की थी, उसके अंदर महमूद मेरे साथ थे, तो उनको मैंने बताया था कि किस तरह से वो समझ रहे थे कि जिस क्लाइंट को उन्होंने 11-12% का रिटर्न दिलवाया था, वो 11-12% का रिटर्न नहीं था, वो 14% का रिटर्न था, जस्ट बिकॉज़ वो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी थी और उसकी उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट की थी। तो उसको जाके आप देख सकते हैं, उस वीडियो का भी लिंक मैंने लगा दिया है यहाँ पर। तो इन्फ्लेशन हेज है, जो रियल एस्टेट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको उसने जो रिटर्न देने थे वो तो उसने अपने रेंटल में दे दिए। अब उसके बाद अगर उसकी प्रॉपर्टी प्राइसेस नहीं बढ़ती हैं तो वो फिर उस तरह से इन्फ्लेशन हेज रहता भी नहीं है। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन-सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। यूजुअली इट इज़ एन इन्फ्लेशन हेज। स्टॉक्स के केस के अंदर अगर आप खराब प्रॉपर्टी में चले जाते हैं, तो फिर वो आपके लिए इन्फ्लेशन हेज नहीं रहती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ईटीएफ इन्वेस्टिंग करें। अगर आप एक्टिवली ज़्यादा काम नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन हेज आई वुड से स्टॉक्स हैं भी, और अगेन इट विल डिपेंड कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गलत कोई ना समझे कि मैंने इस पे सर्कल किया है इन्फ्लेशन हेज को। इन्फ्लेशन हेज होते हैं स्टॉक्स, बट नॉर्मल बंदा जिस तरह से उस चीज़ को देख रहा होता है, शायद उसको लगे कि ना है। तो डिपेंड करता है आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर। अब आते हैं कंट्रोल और ओनरशिप के लिए, जिसकी वजह से जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, उसको ज़्यादा मज़ा आता है इन्वेस्टमेंट्स का। सो कंट्रोल एंड ओनरशिप के अंदर ऑफ कोर्स रियल एस्टेट से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। आप जब एक चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके सामने एक आपको प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, वहाँ पर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसको उसके अंदर खुद रह सकते हैं, उसमें किसी को रेंट पे देना चाहें तो रेंट पे दे सकते हैं। आपको फिज़िकल एक चीज़ नज़र आ रही है, तो उसकी आप कंट्रोल भी ले सकते हैं। उसको आप गेट कीप कर सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। स्टॉक्स के केस के अंदर ये आपको ऑफ कोर्स नहीं मिल सकता, क्योंकि आप स्टॉक्स के एक छोटे से इन्वेस्टर हैं। आप एप्पल का एक स्टॉक ले लेंगे, आप कितनी बड़ी एक एक इतनी बिलियन डॉलर्स की कंपनी है या ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनी है, उसके अंदर आप 200-250 का स्टॉक लेकर क्या तीर मार लेंगे? या 10 स्टॉक भी ले लेंगे, या 100 स्टॉक्स भी ले लेंगे, या 50 भी ले लेंगे, या 1000 स्टॉक्स भी ले लेंगे, तो क्या तीर मार लेंगे इतनी बड़ी कंपनी के अंदर? सो उसका कंट्रोल आपके पास उस तरह से नहीं आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम स्टॉक्स के अंदर फिर भी आपको कुछ ना कुछ से मिल रही होती है, जिसके अंदर लोग आपको वोटिंग राइट्स दे रहे होते हैं स्पेसिफिक चीज़ों के अंदर। सो वो छोटी-मोटी ओनरशिप आपको एक तरह से लग रही होती है, लेकिन मेजर ओनरशिप जो होती है, वो रियल एस्टेट के अंदर ही होती है। इसके अंदर कंट्रोल आपके पास नहीं होता, कंपनीज़ के डिसीजन मेकिंग के कंट्रोल आपके पास नहीं होता। ऑल्दो कि आप शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन आपके पास डिसीजन मेकिंग नहीं होती। रियल एस्टेट के अंदर अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी ले भी ली है, चाहे वो मॉर्गेज के ऊपर हो, लेकिन आपके पास बड़ा कंट्रोल होता है। आप उसको एयरबीएनबी करना चाहें, आप उसको शॉर्ट टर्म रेंटल करना चाहें, आप उसको लॉन्ग टर्म रेंटल करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, वो आपके पास एक ऑप्शन होता है। सो अगर समराइज़ कर लें इसको, तो मेरे ख़्याल से जो अगर स्टॉक्स वर्सेस रियल एस्टेट के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए मेरे ख़्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसका अपना रिस्क एपेटाइट क्या है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है? अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा नहीं है, तो आप तो फिर स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट ना करें, और आप रियल एस्टेट में भी उस तरह से इन्वेस्ट ना करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझ लें कि आपका जो जो भी कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कितने पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और क्या उसके अंदर आप रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो अगर रिस्क एपेटाइट नहीं है उन पैसों के लिए, तो फिर आप रियल एस्टेट में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट मेरे ख्याल से ये है कि पर्सनल प्रेफ़रेंस। अब पर्सनल प्रेफ़रेंस को पर्सनल प्रेफ़रेंस पर्सनल प्रेफ़रेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि हर बंदे की अपनी होती है। कुछ लोगों को लगता है कि स्टॉक्स ही सब कुछ है। मैं बहरोज़ के साथ एक पॉडकास्ट कर रहा था। बहरोज़ मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, यूएस के अंदर होते हैं। उनके साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि भाई, उनका तो फ़तवा था अपने हिसाब से कि कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, अगर आप पैसिव इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। तो पर्सनल प्रेफ़रेंस अपनी-अपनी होती है। अपना-अपना लोगों ने एक माइंडसेट बनाया हुआ होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए जिस चीज़ में भी आपका पर्सनल माइंडसेट है, आप उसमें करें बिल्कुल, बट एट द सेम टाइम दूसरी एवेन्यूज़ को छोड़ें ना। और स्टॉक्स बहुत आराम से आप छोटी-छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। $100, $200, $500, जो भी एक अमाउंट है, उससे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लर्निंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इसमें इन्वेस्ट करें। ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये आप चार्ट देखें, इसके अंदर नज़र आ रहा है कि यूएस के अंदर $100 की वर्थ क्या हुई है आज जाकर। ये शायद 2023 तक का चार्ट था या 24 तक का चार्ट था, बट
यू गेट एन आइडिया कि स्टॉक्स किस तरह से यूएस के अंदर आप आउट परफॉर्म करते हैं बाकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट क्लास को। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप स्टॉक्स में नहीं भी चाहते इन्वेस्ट करना तो थोड़ा बहुत अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करें, सो दैट लर्निंग स्टार्ट हो और उसके अंदर आपको समझ में आए कि दुनिया जा कहाँ रही है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है आपका पोर्टेबिलिटी। अब ये जो चीज़ है ना, ये मुझे एब्सोल्यूटली अमेजिंग लगती है स्टॉक्स के बारे में। अगर अब मुझे कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर मुझे कुछ सेल करना है, मुझे 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा। हो सकता है मुझे एक दफ़ा जाना हो, उसके बारे में कुछ पेपर वर्क देखना हो कि अच्छा सही है कि नहीं है, या अपने एजेंट से बात करनी हो, तो थोड़ा-सा वो अपना स्ट्रीमलाइन करेगा। फिर अगर रेंट पे दी हुई है तो रेंट से शायद उसको वेकेट करवाना हो तो वो एक काम होगा। उसके बाद व्यूइंग होगी, लोग देखेंगे उसको जाकर, फिर ऑफ़र्स आएँगी और फिर वो जाकर अगर सेल होगी तो फिर सेल होगी और मुझे लाज़मी वहाँ पर एक दफ़ा पाकिस्तान जाना होगा उसको सेल करने के लिए। इसी तरह से अगर आप दुबई में कोई प्रॉपर्टी है आपकी, तो उसके अंदर भी इसी तरह के केसेज़ होंगे, बल्कि यहाँ पर तो टेनेंट को इवेक्ट करना एक और थोड़ा-सा मसला होता है, तो उसके अंदर भी जो है अलग सिनेरियो बनता है। सो ये अब आप अगर लेट्स से दुबई से मूव करते हैं या पाकिस्तान से मूव करते हैं कहीं और, तो आपको प्रॉपर्टी मैनेजर हायर करना पड़ सकता है या कुछ हेसल हो सकती हैं, जो कि पोर्टेबिलिटी में नहीं आता। ये पोर्टेबिलिटी आपको मिलती है स्टॉक्स के थ्रू। अगर आपका एक स्टॉक्स का पोर्टफोलियो दुबई के अंदर है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? फ़र्ज़ करें वो ऐप आपकी या वो प्लेटफ़ॉर्म जिसके अंदर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो हो सकता है आपको जिस और जगह पे जा रहे हो, वहाँ पर वो ना चले। तो आपको लिक्विडेट करना होगा अपना पोर्टफोलियो और दोबारा से वो सारे के सारे पैसे आप कहीं और लेके चले जाएँगे और फिर दोबारा से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे। कितना टाइम लग जाएगा? 2 दिन लग जाएँगे मैक्सिमम। ये सारे प्रोसेस के अंदर 2-3 1 हफ्ता लग जाएगा। प्रॉपर्टी की तरह तो नहीं होगा ना कि महीनों लग जाएँगे आपको प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। तो ये जो पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको दिमाग में रखना चाहिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये चीज़ लोग भूल जाते हैं जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट। इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट ऐसा सिनेरियो बनता है, चाहे वो बाय द वे स्टॉक्स हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे होते हैं तो स्टॉक्स यूजुअली नीचे जा रहे होते हैं, उनकी वैल्यूएशन नीचे जा रही होती है फॉर वेरियस रीज़न, अगेन वो टॉपिक नहीं है इस वीडियो का। बट जो रियल एस्टेट होती है और आपने मॉर्गेज ली भी होती है, उसका इम्पैक्ट तो डायरेक्ट पड़ता है। अगर आपने कोई घर लिया हुआ है और उसका इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो आपकी जो पेमेंट्स हैं, वो भी बढ़ना शुरू हो जाएँगी और सम टाइम्स मैंने देखा है कोविड से लेकर अब तक कुछ लोगों की पेमेंट्स डबल भी हुई हैं। जो जिस टाइम पर वो पहले दे रहे थे, अगर वो 7000 दिरहम्स दे रहे थे, तो अब 12,000 13,000 दिरहम्स भी हो गई हैं वो जो जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो भी बैंक को पे कर रहे हैं। और इसी तरह से कम भी हो सकती हैं। इंटरेस्ट रेट के इम्पैक्ट को आपको हमेशा देखना चाहिए, इसीलिए कनाडा में जब भी आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने जाते हैं तो वो एक स्ट्रेस टेस्ट भी होता है जिसके अंदर कुछ बेसिस पॉइंट्स को वो ऐड करते हैं ताकि वो देख सकें कि अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अभी आपके इतनी फ़र्ज़ करें कोई भी अमाउंट बन रही है, $5000 बन रही है आपकी प्रॉपर्टी की, जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जा रही है। तो अगर तो 1% इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा और फिर आप उसको अफ़ोर्ड कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को खुद इस तरह का स्ट्रेस टेस्ट दे के देखें कि आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू मॉर्गेज या नहीं। स्टॉक्स के अंदर क्योंकि आपके सारे अपने पैसे होते हैं, तो अगर कोई नुकसान होता भी है, तो आप नेगेटिव में चले जाएँगे ना। आप ये नहीं होगा कि आप कोई चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। हाउसिंग के केस के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आ सकता है कि आप उस घर को ही अफ़ोर्ड ना कर पाएँ और हो सकता है उसको सेल ऑफ करना पड़े या हो सकता है आप कहीं और से फर्दर लोन लें। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको समझनी चाहिए। इसी के बाद एक और पॉइंट मैं बता दूँ, इसमें हेडरूम की बात मैं सोच रहा था अलग से बात करूँ, लेकिन इसी पॉइंट के अंदर मैंने शायद उसको कवर कर भी लिया है कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें हमेशा अपना हेडरूम रखें। थोड़ा बहुत अपना एक्स्ट्रा अमाउंट रखें जिसके अंदर आपको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। हेडरूम का मतलब ये है कि आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, कम से कम भी आपके पास मेरे ख़्याल से 6 मंथ्स का, लेकिन अगर आप जीसीसी एक्सपर्ट्स हैं, तो मैं कहता हूँ 1 ईयर का, फॉर जीसीसी एक्सपर्ट्स, फॉर ऑल अदर्स। 1 ईयर का मतलब ये है कि आपकी अगर एक्सपेंस महीने का 15,000 एईडी है, तो आपको साल का मतलब ये है 180 के आपको होना चाहिए आपके पास। ये आपका साल का इमरजेंसी फंड है। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी ना इग्नोर करें। चाहे आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। जब तक आपका इमरजेंसी फंड सेट नहीं है और फिर कुछ अपॉर्च्युनिटी मनी आपके पास मौजूद नहीं है, अपॉर्च्युनिटी फंड मौजूद नहीं है, जब तक
किसी मेजर इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा ना सोचें। पहले ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट करें और फिर जाकर किसी जगह पर इन्वेस्ट करें। मैं यहाँ पर मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, रियल एस्टेट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड और इस तरह के बहुत सारे और टॉपिक्स हैं। मैं पॉडकास्ट भी करता हूँ। अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट की थी मैंने फ़रिया के साथ, फ़रिया नेशनल बॉन्ड की प्रोडक्ट हेड है, उनके साथ हमने बात की थी। काफ़ी डिटेल में बात थी, कनाडा, यूएई इन्वेस्टमेंट्स, हायर अर्नर्स के साथ क्या-क्या प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में बात की थी। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। इसके अलावा मैंने बहुत सारी पैसिव इनकम्स के बारे में अभी जो इस वीडियो के अंदर भी बात की है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। एक और अलग से मैंने वीडियो बनाई थी यूएई एक्सपर्ट्स के लिए या जीसीसी एक्सपर्ट्स के लिए, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।